चुनाव, क्या ये सिर्फ नंबरों का खेल है या फिर ये लोगों की उम्मीदों, उनकी चिंताओं का एक आईना है? आज चलिए नैनीताल के चुनावी मैदान की गहराई में उतरते हैं। मकसद ये समझना नहीं है कि कोई पार्टी क्यों हारी, बल्कि ये जानना है कि एक मजबूत वापसी की जमीन कैसे तैयार की जाती है। 7,881। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो फासला है, वो वजन है हजारों वोटों का जो अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। उम्मीदों की, कुछ निराशाओं की और हां, उस राजनीतिक बदलाव की जिसने इस क्षेत्र की जमीन को हिला के रख दिया। तो 2022 के नतीजे, ये ग्राफ एक कड़वी सच्चाई को सामने रखता है। देखिए, ये एक साफ बंटवारा दिखाता है, एक राजनीतिक खाई जो बताती है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने चुनौती कितनी बड़ी थी। ये फर्क सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं था, बल्कि ये लोगों की एक बुलंद आवाज थी। तो सवाल ये है कि इस सियासी पहेली को सुलझाया कैसे जाए। देखिए, ये रहा हमारा रोड मैप। हम पहले हार की वजहों की तह तक जाएंगे और फिर एक वापसी का ठोस ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। तो हमारा सफर शुरू होता है आंकड़ों से। चलिए 2022 के उस जनादेश का एक फोरेंसिक विश्लेषण करते हैं, क्योंकि अक्सर हार के असली सुराग इन्हीं नंबरों के पीछे छिपे होते हैं। अब ये आंकड़े असल में बता क्या रहे हैं? हाँ, ये तो साफ है कि हार का मार्जिन बड़ा था, लेकिन एक और चीज पर गौर कीजिए, वोटर टर्नआउट यानी कि मतदान का प्रतिशत, ये कम है। ये एक खामोश कहानी कह रहा है। शायद ये उदासीनता है, या हो सकता है ये एक मौका हो। क्या पता जो लोग वोट देने नहीं आए वही जीत की चाबी हो। लेकिन देखिए, 2022 का चुनाव तो बस एक तस्वीर है। अगर पूरी कहानी समझनी है तो हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। हमें नैनीताल की उस सियासी जमीन को समझना होगा जहां इस चुनावी जंग की जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। पिछले 2 दशकों का सफर देखिए जरा। एक वक्त था जब यहां क्षेत्रीय दलों का बोलबाला था, वो सियासत का केंद्र थे। लेकिन देखिए कैसे वो धीरे धीरे राष्ट्रीय पार्टियों के सामने फीके पड़ गए। ये सिर्फ सत्ता का बदलना नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि वोटर्स की सोच, उनकी प्राथमिकताएं, उनकी उम्मीदें सब बदल रही हैं। और यहां तो आंकड़े खुद अपनी कहानी कह रहे हैं। कांग्रेस के लिए साल 2012 एक पीक था, एक सुनहरा दौर। लेकिन उसके बाद एक धीमी पर लगातार गिरावट। और दूसरी तरफ बीजेपी ने अपनी पकड़ लगातार मजबूत की है। इसे सिर्फ एक ट्रेंड मत समझिए, ये सत्ता का एक टेक्टोनिक शिफ्ट है, एक बड़ा बदलाव। लेकिन इन सारे नंबरों के बीच एक पैटर्न है जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है, लगातार गिरता हुआ वोटर टर्नआउट। अब इसका मतलब क्या निकालें? क्या वोटर्स निराश हैं, उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं, या फिर ये एक सोए हुए शेर की तरह है जो बस सही मौके का इंतजार कर रहा है? अगली जीत की कोई भी रणनीति, उसका जवाब इसी सवाल में छिपा है। तो अब तक हमने ये तो देख लिया कि क्या हुआ। अब वक्त है ये समझने का कि ऐसा क्यों हुआ। हार के पीछे वो कौन सी सिस्टमिक कमजोरियां थीं, वो कौन सी दरारें थीं। चलिए अब निदान शुरू करते हैं। देखिए, ये लड़ाई असल में 2 फ्रंट पर थी। एक तरफ पार्टी के अंदर का सिस्टम जो कमजोर पड़ रहा था, और दूसरे तरफ बाहर एक मजबूत सियासी लहर थी। तो ये एक तरह से अंदर की कमजोरी और बाहर के तूफान का मिला जुला असर था, और ऐसे में बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये सब सिर्फ बड़े बड़े राजनीतिक मुद्दे नहीं थे, नहीं, ये नैनीताल के आम लोगों की रोज की जिंदगी से जुड़ी परेशानियां थीं, जैसे बच्चों के लिए नौकरियां, अच्छी सड़कें, साफ पानी। और जब राजनीति इन बुनियादी चीजों को देने में फेल हो जाती है तो भरोसा टूटता ही है। और अंत में सारी बात घूम फिरकर एक ही शब्द पर आकर टिक गई, विश्वास, ट्रस्ट। ये एनालिसिस साफ साफ यही बता रहा है, भरोसा टूट चुका था। और ये तो हम सब जानते हैं कि बिना भरोसे के कोई भी अभियान, कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। तो सवाल वही है, इस टूटे हुए विश्वास को दोबारा कैसे जोड़ा जाए, इस राख से फिर से कैसे खड़ा हुआ जाए? इसका जवाब चतुर्मुख सिद्धांत में छिपा हो सकता है। ये वापसी के लिए एक 4 तरफा ढांचा है। अब ये नाम सुनकर घबराइए मत, बहुत भारी भरकम लगता है ना, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है किसी भी कैंपेन को एक बेहतरीन मशीन की तरह चलाना, जहां हर एक पुर्जा यानी कि आपका मैसेज, आपकी टीम, आपके रिसोर्स सब एक साथ एक ताल में काम करें। ये एक ऐसा होलिस्टिक अप्रोच है जो कुछ भी किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ता। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, ये हवा में तीर चलाने जैसा नहीं है। इसमें हम उन वोटर्स पर लेजर फोकस करते हैं जो सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। हम सिर्फ कोई संगठन नहीं खड़ा कर रहे, हम एक जमीनी आंदोलन तैयार कर रहे हैं।
ये एक बहुत ही स्मार्ट और टारगेटेड स्ट्रैटेजी है। लेकिन सिर्फ अच्छी स्ट्रैटेजी बना लेना ही तो काफी नहीं होता, है ना? अब वक्त है इस स्ट्रैटेजी को एक्शन में बदलने का। और यहीं से असली काम शुरू होता है, वापसी के लिए एक ठोस, एक दिन प्रतिदिन का रोड मैप। ये है 90 दिन का काउंटडाउन। इसमें हर फेज, हर एक कदम पिछले कदम पर बनता है, ताकि इलेक्शन के दिन तक एक मोमेंटम बन जाए, एक जोश पैदा हो। इसे आप एक बहुत ही सावधानी से बुना गया प्लान समझ सकते हैं, जहां हर एक मूव, हर एक कदम मायने रखता है। और ये है आज के जमाने का कैंपेन, 21वीं सदी का। यहां हम बड़ी बड़ी रैलियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं व्हाट्सएप की, सीधी पर्सनल बातचीत की। मतलब लोगों से वहां जुड़ना जहां वो असल में हैं, और एक एक करके एक कम्युनिटी बनाना। इसी तरह इंस्टाग्राम वो सिर्फ अच्छी अच्छी तस्वीरें डालने के लिए नहीं है, नहीं, ये असलियत दिखाने का एक जरिया है। रोज की रील्स के जरिए कैंडिडेट का एक अलग, एक इंसानी पहलू दिखाया जा सकता है। वोटर से एक पर्सनल लेवल पर कनेक्ट किया जा सकता है, और यह साबित किया जा सकता है कि वो सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि उनसे कहीं बढ़कर हैं। लेकिन चलिए एक बात साफ कर लें, ये सब कुछ सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये शासन करने का, गवर्न करने का अधिकार हासिल करने के बारे में है, क्योंकि असली काम वो तो वोटिंग के दिन के बाद ही शुरू होता है। ये वो जगह है जहां वादे एक्शन में बदलते हैं। वो सारी शिकायतें जो हमने लोगों से सुनी, वो सिर्फ चुनावी नारे बनकर नहीं रह सकते, नहीं, उन्हें गवर्नेंस का, शासन का ब्लूप्रिंट बनना होगा। ये सिर्फ वादे पूरे करने के बारे में नहीं है, ये लोगों की जिंदगी में सच में एक असली बदलाव लाने के बारे में है। तो आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को छोड़ते हैं। क्या सिर्फ एक डेटा ड्रिवन ब्लूप्रिंट लोगों का भरोसा वापस जीतने के लिए काफी है, या फिर राजनीति का दिल आज भी किसी ऐसी चीज में धड़कता है जिसे नंबरों में नहीं तोला जा सकता? शायद लीडरशिप का वो इंसानी पहलू। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आखिरकार सिर्फ और सिर्फ जनता ही दे सकती है।